हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम काव्यखंड के 10th चैप्टर अधिनायक जो कि रघुवीर सहाय के द्वारा रचा गया है, इस चैप्टर की कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, इसके कंप्लीट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस और साथ ही साथ इस चैप्टर के सारांश को भी हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। यानी कि इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद ये चैप्टर आपका पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा और फिर इसके बाद एग्जाम में इस चैप्टर से चाहे जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएँ, चाहे जो भी क्वेश्चंस पूछे जाए, आप सारे क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर दोगे। तो स्टार्ट कर दो इस वीडियो को। सबसे पहले हम इस चैप्टर के सारांश को कवर करने वाले हैं। तो इस चैप्टर में कविवर रघुवीर सहाय ने भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन अधिनायक जय है में जो अधिनायक शब्द का इस्तेमाल हुआ है, इस अधिनायक शब्द पर इन्होंने व्यंग्यात्मक कटाक्ष किया। ये कहते हैं कि ये जो अधिनायक है, असल में ये अधिनायक है कौन, तो इस पर इन्होंने व्यंग्यात्मक कटाक्ष किया है। और जो जो बातें इन्होंने इस चैप्टर में कही है, हम उन सारी बातों को इस वीडियो में कवर करने वाले। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के सारांश को। ठीक है, देखो, अधिनायक शीर्षक कविता रघुवीर सहाय के काव्य संग्रह आत्महत्या के विरुद्ध से ली गई है। तो ये जो चैप्टर है अधिनायक, ये चैप्टर किस काव्य संग्रह से लिया गया है? ये लिया गया है रघुवीर सहाय के काव्य संग्रह आत्महत्या के विरुद्ध से। ये एक व्यंग्य कविता है और ऐसी व्यंग्य कविता है जिसमें हास्य नहीं बल्कि आज़ादी के बाद के सत्ताधारी वर्ग के प्रति रोषपूर्ण कटाक्ष है। तो वैसे तो ये जो कविता है ये एक व्यंग्य कविता है, लेकिन ये इस तरह की व्यंग्य कविता है जिसमें कोई हंसी मजाक नहीं है, बल्कि आज़ादी के बाद भारत की जो सत्ताधारी दल है, भारत के जो सत्ताधारी वर्ग है, उनके प्रति रोषपूर्ण कटाक्ष इस चैप्टर में, इस कविता में प्रकट किया गया है। ठीक है, देखो, राष्ट्रीय गान में निहित अधिनायक शब्द को लेकर ये में वर्तमान व्यवस्था के विरुद्ध आक्रोश फूटा है। कवि ये कहते हैं कि राष्ट्रगीत में जनगण मन अधिनायक आया है, लेकिन ये अधिनायक है कौन? स्वतंत्रता आई, आम आदमी पिस गया और उसका जो स्वप्न था, उनका जो सपना था, वो भी भंग हो गया। यानी कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत की जो नागरिकों की जो आशाएं थी, इनकी जो उम्मीदें थी, वो सारी अब टूट सी चुकी है, अब सारी धूमिल सी हो चुकी है। इसी के संदर्भ में कविवर रघुवीर सहाय जी कहते हैं कि हर चरना जो कि एक आम आदमी का प्रतीक है, वो विफल है, उसका सूथन भी फटा हुआ है। वो एक सरकारी स्कूल में पढ़ता है। तो हरचरणा नाम का एक आम आदमी, एक आम नागरिक है और ये सरकारी स्कूल में पढ़ता है और इसका जो सूथन है वो भी फटा हुआ है। राष्ट्रीय पर्व पर ध्वजारोहण होता है और वह भी राष्ट्रगान दोहराता है। तो जैसा कि आप सबको पता है, राष्ट्रीय पर्व पर ध्वजारोहण होता है, झंडा तोलन किया जाता है और जो राष्ट्रगान है उसे दोहराया जाता है। यहाँ पे ये नहीं कहा जा सकता कि जिस अधिनायक का गुणगान हो रहा है वह कौन है। ये नेता सत्ताधारी ताम झाम टीम टाम रौब दौब के साथ तोपों के बीच अपना ही गुणगान करा रहे हैं, क्योंकि इस लोकतंत्र के तो यही अधिनायक हैं। तो देखो, आप जब राष्ट्रीय गान गाते हो तो आप गाते हो जनगण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता। आपको इसका अर्थ पता है? अगर आप अच्छे से खुद से एनालाइज करोगे तो आपको पता चलेगा कि जनगण मन अधिनायक जय है का मतलब ये हुआ कि भारत की जनता, भारत की नागरिक आपको अपने मन से अधिनायक, यानी कि आपको अपने मन से अधिनायक मानती है, अधिनायक स्वीकारती है। और अब आप, हमारे जो भारत है, इसके भाग्य विधाता है। तो इस तरह से जो गुणगान किया जाता है, ये असल में किनका किया जाता है? ये किया जाता है भारत के जो सत्ताधारी दल हैं उनका किया जाता है। ठीक है, तो देखो, यहाँ पे वही बातें कही जा रही है कि वह कौन है। ये नेता सत्ताधारी ताम झाम टीम टाम रौब दौब के साथ तोपों के बीच अपना ही गुणगान करा रहे हैं, क्योंकि इस लोकतंत्र के तो यही अधिनायक हैं। ये अधिनायक नंगे बूढ़े नर कंकालों के माध्यम से उत्सव मना रहे हैं, मौज मार रहे हैं। तो जो गरीब जनता है उन सब के माध्यम से ये जो अधिनायक कहे जाने वाले जो सत्ताधारी वर्ग के नेता हैं, ये उत्सव मना रहे हैं, मौज मार रहे हैं। यहाँ कोई है, कोई जनगण मन? बस यहाँ तो महाबली अधिनायक ही है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे कोई जनगण मन, यहाँ पे कोई अपने मन से आपको अधिनायक स्वीकार नहीं करती है, बल्कि आप तो अपने बल से यहाँ के अधिनायक बन बैठे हो। सारी जो जनता है, सारी जो पीढ़ी जनता है, वो आपका रोज बाजा बजाती है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ की जो जनता है वो बुझे हुए मन से, वो बेमन से आपका गुणगान करती है। और वो ऐसा इसलिए करती है क्योंकि आप यहाँ के सत्ताधारी दल हो, और इसके लिए उन्हें डर भी है कि अगर वो आपके विरुद्ध जाएंगे तो आप उनका जीना दूभर कर दोगे। बस यही कारण है कि वो बेमन से आपकी जय जयकार करती है, वो आपका बाजा बजाती है। ठीक है, तो इस चैप्टर के कंप्लीट सारांश को हमने इजीली कवर कर लिया। अब हम कवर करने वाले हैं इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को, और इसके बाद हम कवर करेंगे इस चैप्टर के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। और सब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा वो सारे आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर से सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। जैसे जय जयकारण का क्या अर्थ है, अधिनायक कौन है। तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं, ये सारे क्वेश्चंस आपके कई क्वेश्चंस तो मॉडल पेपर में पूछे ही गए, साथ ही साथ 2021 के क्वेश्चन पेपर भी कई सारे क्वेश्चन आपसे पूछे गए इस चैप्टर से। और इसके अलावा आप जितने भी क्वेश्चन बैंक उठाकर देख लो,
इस चैप्टर से आपको क्वेश्चंस मिल ही जाएंगे। तो जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस इस चैप्टर से बनते हैं हम उन सारे क्वेश्चंस को कवर भी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कवर कर लेंगे इस चैप्टर की कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर की कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अधिनायक शीर्षक कविता के कवि का नाम बताएं। तो अधिनायक ये जो कविता है, ये कविता रघुवीर सहाय के काव्य संग्रह आत्महत्या के विरुद्ध से लिया गया था, यानी कि अधिनायक शीर्षक कविता के कवि का नाम रघुवीर सहाय जी है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, कविता अधिनायक में कवि ने अधिनायक किसको कहा है। तो इस चैप्टर के सारांश को जब मैंने कवर किया तो मैंने आपको बताया था कि इस कविता में कवि ने अधिनायक शब्द सत्ताधारी वर्ग के लिए उपयोग किया है, सत्ताधारी वर्ग के लिए इस्तेमाल किया है, यानी कि सेकेंड नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड है, अधिनायक शीर्षक कविता किस तरह की कविता है। तो ये भी मैंने आपको सारांश में कवर करवा दिया था कि ये जो कविता है ये एक व्यंग्य प्रधान कविता है, यानी कि थर्ड नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर फोर है, अधिनायक शीर्षक कविता किस पर व्यंग्य है। तो ये भारत की समकालीन राजनीति पर एक व्यंग्य है, यानी कि फोर नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन नंबर फाइव है, रघुवीर सहाय का जन्म कब हुआ था। तो रघुवीर सहाय का जन्म हुआ था 1929 में, यानी कि फाइव नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और देखो मैंने आपको बताया था कि भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी। ये मैंने आपको गद्यखंड के चैप्टर में पढ़ाया था, जब मैंने आपको एक पत्र और एक लेख के चैप्टर को कंप्लीट करवाया था। तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में बस ये कमेंट करना कि भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी, ठीक है। तो रघुवीर सहाय का जन्म हुआ था 1929 में। अब क्वेश्चन नंबर सिक्स है, रघुवीर सहाय का जन्म स्थान कहाँ था। तो इनका जन्म हुआ था लखनऊ में, यानी कि यूपी में। तो सिक्स नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि इनका जन्म स्थान लखनऊ है। फिर अब क्वेश्चन नंबर सेवन है, रघुवीर सहाय ने किस विषय से एमए किया था। तो रघुवीर सहाय ने इंग्लिश से यानी कि अंग्रेजी से एमए किया था, ठीक है। तो सेवन नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वही अब एट नंबर क्वेश्चन है, पूरब पश्चिम से आते हैं नंगे बूचे नर कंकाल, सिंहासन पर बैठा उनके तमगे कौन लगाता है। ये पंक्ति किनके द्वारा लिखी गई है। तो ये पंक्ति इस चैप्टर अधिनायक से लिया गया है, और ये जो पंक्ति है ये लिखी गई है रघुवीर सहाय जी के द्वारा। जो मैंने आपको बताया था ना सबसे लास्ट में, सारांश के सबसे लास्ट में मैंने आपको बताया था कि ये जो नंगे नर कंकाल जो है वो सारे सिंहासन पर बैठे उनके तग में कौन लगाता है। तो ये जो लाइन है ये लाइन लिया गया है किस चैप्टर से, ये लिया गया अधिनायक के चैप्टर से। और इस पंक्ति को किसने लिखा था, इस पंक्ति को लिखा गया था रघुवीर सहाय के द्वारा, यानी कि एट नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। अब नाइन नंबर क्वेश्चन है, समकालीन कविता की वाचनाएं किस कविता केंद्र की स्थापना रघुवीर सहाय ने की थी। तो इन्होंने कौमुदी की स्थापना की थी, यानी कि नाइन नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, रघुवीर सहाय को उनकी किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो रघुवीर सहाय की कृति लोग भूल गए पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, यानी कि 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब 11 नंबर क्वेश्चन है, अधिनायक शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई है। तो बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है ये। मैंने आपको सारांश के सबसे फर्स्ट लाइन में ही सबसे पहली पंक्ति मैंने आपको बताया था कि ये जो चैप्टर है अधिनायक जो चैप्टर है ये रघुवीर सहाय के काव्य संग्रह आत्महत्या के विरुद्ध से ली गई है। तो 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। फिर अब क्वेश्चन नंबर 12 है, रघुवीर सहाय किस काल के कवि है। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। आप इनके बर्थ के ईयर को भी जानकर पता लगा सकते हो, क्योंकि इनका जन्म हुआ था 1929 में, इसलिए ये आधुनिक काल के कवि थे। तो 12 नंबर क्वेश्चन का भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन नंबर 13 है, किन किन पत्रों के मार्फत रघुवीर सहाय ने पत्रकारिता की। तो नवजीवन, समाचार विभाग, आकाशवाणी, नवभारत टाइम्स, इन सभी पत्रों के मार्फत रघुवीर सहाय ने पत्रकारिता की थी। तो 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी। फिर अब क्वेश्चन नंबर 14 है, कवि रघुवीर सहाय के पिता का क्या नाम था। तो इनके पिताश्री का नाम हरदेव सहाय था, ये जो कि एक शिक्षक थे। तो 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन नंबर 15 है, कवि रघुवीर सहाय का निधन कब हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था 1929 में, और इनकी मृत्यु हो चुकी थी 30 दिसंबर 1990 में, यानी कि क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो अब हमने इस चैप्टर की कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। अब सबसे लास्ट में हम इस चैप्टर की कंप्लीट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। तो अब हम इस चैप्टर की कंप्लीट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हर्षणा कौन है, उसकी क्या पहचान है। तो देखो वैसे तो मैंने आपको ऑलरेडी सारा में बता दिया था कि हर्षणा एक आम आदमी का प्रतीक है, लेकिन किस तरीके से आप एग्जाम में आंसर करोगे ताकि आपके 2 मार्क्स सिक्योर हो सके, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2 मार्क्स का पूछा
अधिनायक में हथकंडा जो है वो कि एक आम आदमी का प्रतीक है, जिसकी स्थिति स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद बड़ी ही दयनीय हो गई है। यानी कि स्वतंत्रता के बाद ये जो हथकंडा है, ये जो आम आदमी है, इसकी स्थिति और ज़्यादा बुरी हो गई है। वह फटा सूथन पहने राष्ट्रीय गान गा रहा है और उसकी इस दुरावस्था का उत्तरदायी, इसका मेन रीजन जो है वो अधिनायक ही है, जिसने ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न कर दी है। तो इस पंक्ति के माध्यम से कवि ये कहना चाहते हैं कि भारत की जो जनता है उसकी स्थिति और ज़्यादा दयनीय हो गई है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, और इसका जो मेन रीजन है वो सत्ताधारी दल ही है। उन्होंने ऐसी स्थिति उत्पन्न ही कर दी है जिसके कारण भारत का जो नागरिक है, जो हर चढ़ना है, इसकी स्थिति स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद और ज़्यादा दयनीय हो गई है। आज हर चढ़ना जैसा आम आदमी फटे हाल है, उसकी क्या स्थिति हो सकती है, ये बस एक अनुमान का ही विषय है। ठीक है, तो इस तरीके से कवि ने यहाँ पे इस बात पर मेन फोकस किया है कि आज का जो अधिनायक, जो कहे जाने वाले सत्ताधारी दल हैं, इन्होंने भारत की सिस्टम को, इनकी जो स्थिति है उसे पूरी तरीके से चौपट कर दिया है, और भारत की जनता की जो उम्मीदें थी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, वो पूरी तरीके से धूमिल हो चुकी है। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, अधिनायक कौन है, उसकी क्या पहचान है। तो अधिनायक कौन है ये भी मैंने आपको सारा से बता दिया था, और एग्जाम में आप इसे किस तरीके से आंसर करोगे। देखो, यह अधिनायक सत्ताधारी वर्ग को माना जा गया है। उसकी पहचान भी बताई गई है, वह मखमल पहनता है, पगड़ी छत्र धारण करता है, उसके सिर पर चवर डुलाया जाता है, वह तोप छुड़वाकर अपनी जय जयकार कराता है। तो जो अधिनायक है वो भारत के सत्ताधारी दल को माना गया है, सत्ताधारी वर्ग को माना गया है। और उनकी पहचान भी जो अमीरों वाली पहचान होती है वो उनकी पहचान है, मतलब वो मखमल पहनते हैं, पगड़ी छत्र धारण करते हैं, उनके सिर पर चवर डुलाया जाता है, वह तोप छुड़वाकर ढोल बजवाकर अपनी जय जयकार करवाते हैं। और भारत की जो जनता है, भारत की जो निरीह जन है, उन्हें उनका गुणगान करना ही पड़ता है, वो उनका गुणगान करते ही रहते हैं, और ये बात भी सही है। उसके कारण ही आज जनता की ये हालत हो गई है। लेकिन ये जो अधिनायक बन बैठे, जो भारत के सत्ताधारी वर्ग के नेता हैं, उनके कारण ही जनताओं की हालत बुरी हो चुकी है, दयनीय हो चुकी है। लेकिन फिर भी भारत की जो जनता है वो उनका सम्मान ही करेगी, वो उनका सम्मान करेगी ही करेगी। और ऐसा क्यों? क्योंकि वो उनकी व्यवस्था बन चुकी है, क्योंकि वो उनकी मजबूरी है। अब इनकी मजबूरी का क्या क्या प्रमुख कारण है, ये भी हम आगे आने वाले क्वेश्चन में भी कवर करेंगे। ठीक है, तो आप पेशेंस के साथ वीडियो को कंप्लीट देखना। वीडियो के अंत तक आप जब बने रहोगे तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, और साथ ही साथ इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, जितने क्वेश्चंस पूछे गए, सारे क्वेश्चंस आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठाकर देख लेना, आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन आप पेशेंस के साथ अच्छे से फुल कंसंट्रेशन के साथ वीडियो को कंप्लीट देखना है। ठीक है, तो सेकेंड नंबर क्वेश्चंस को भी हमने कवर कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड है, जय जय कराना का क्या अर्थ है। तो इसका सिंपली ये अर्थ होता है कि आम जनता से, यानी कि जो पब्लिक है, यानी कि जो इंडियन सिटीजन है, उनसे जबरन अपनी जय जय कराना, जो कि नेतागण करवाते हैं। ठीक है, तो इसे हम लोग क्लियरली किस तरीके से आंसर करेंगे एग्जाम में, उससे हम देखने वाले हैं। देखो, चाहे आप हो चाहे तो मैं हूँ, प्रत्येक व्यक्ति यही चाहता है कि उसका गुणगान हो, उसका जय जयकार हो। व्यक्ति अपनी प्रतिष्ठा चाहता है, प्रशंसा चाहता है, अपना मान सम्मान चाहता है, और उसकी सबसे बड़ी लालसा यही होती है कि उसकी जय जयकार हो। तो जो आम जनता होते हैं, चाहे जो नेतागण होते हैं, उन सभी का यही इच्छा होता है कि उनकी जय जयकार किया जाए। लेकिन कुछ नेताओं के इतने अच्छे कर्म नहीं होते, कुछ नेताओं के इतने उत्कृष्ट कर्म नहीं होते, उतने उत्कृष्ट कार्य नहीं होते कि जो आम जनता है वो अपने मन से उन नेताओं की बड़ाई करे, उन नेताओं का गुणगान करे। लेकिन जब ऐसा नहीं हो पाता तो वो जो नेतागण होते हैं वो अपने बल का प्रयोग करके उन्हें प्रेरित करते हैं, यानी कि आम जनता को नेतागण प्रेरित करते हैं और उन्हें विवश कर देते हैं कि वो उनका जय जयकार करे, वो उनका गुणगान करे। किनका गुणगान करे? नेताओं का गुणगान करे। तो जब ऐसा होता है तो उसे ही हम कहते हैं जय जय कराना। ठीक है, यानी कि जबरन आम जनता से अपनी जय जयकार करवाना को ही हम कहते हैं जय जय कराना। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको क्लियरली समझ में आ चुका होगा कि जय जय कराना का क्या अर्थ होता है। अब हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब 4 नंबर क्वेश्चन है, डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बजाता है, यहाँ बेमन का क्या अर्थ है। तो देखो, यहाँ बेमन का क्या अर्थ है ये तो हम इस क्वेश्चन में देखने ही वाले हैं। इसके साथ ही साथ मैं आपको इस लाइन को भी क्लियरली एक्सप्लेन कर दूँ, ताकि एग्जाम में अगर इससे भी क्वेश्चन पूछे जाए तो आप अच्छे से क्लियरली आंसर कर पाओ। देखो, डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बजाता है, इसका मतलब ये हुआ कि जो भारत की जनता है, जो भारत के आम नागरिक हैं, जो भारत के लोग हैं, ये सभी जो है वो डरे हुए हैं, ये सभी विवश हैं, और ये बेमन होकर जो भारत के सत्ताधारी वर्ग के नेता हैं उन सभी का बाजा रोज बजाती है। अब बाजा बजाती है, इसका मतलब आप ये मत से इसमें मत चल जाना कि वो उनका बैंड बजाती है। इसका मतलब ये हुआ कि वो उनका गुणगान करती है। ठीक है, यानी कि जो भारत की जनता है वो बेमन होकर
सत्ताधारी वर्ग के नेताओं का गुणगान करती है। इस लाइन का क्लियर मतलब ये हो गया। अब हम इस क्वेश्चंस को अच्छे से कवर करने वाले हैं। देखो यहाँ पे बेमन का क्या अर्थ है, तो सत्ताधारी अधिनायक यही चाहता है कि सारी जनता उनका गुणगान करे, उसके गीत गाए, लेकिन ये संभव नहीं, क्योंकि मन उसी के गीत गाता है, क्योंकि जो हमारा हृदय होता है, जो हमारा मन होता है, वो उसी के गीत गाता है जो प्रिय होता है या महान होता है, जिनके कार्य उत्कृष्ट होते हैं, ठीक है, जो अच्छे कर्म करते हैं। लेकिन आज की स्थितियों से सत्ताधारी वर्ग के गीत जनता को गाने ही पड़ते हैं। लेकिन आज की जिस तरह की स्थितियाँ हो चुकी है, इस कारण से जो आम जनता है उन्हें सत्ताधारी वर्ग के गीत गाने ही पड़ते हैं। हम कायर हैं, हम निर्बोध हैं। हम जो आम जनता के बारे में यहाँ पे कहा जा रहा है कि वे कायर हैं, वे निर्बोध हैं, लेकिन ये गीत जो है ये हमसे मन से नहीं गाए जा सकते हैं, बल्कि बेमन से ही सही, लेकिन हम बेमन से इन गीत को गा रहे हैं, हम बेमन से ही उनका गुणगान किए जा रहे हैं, क्योंकि ये गीत दबाव अथवा भय के कारण ही गाए जाते हैं। अब क्या क्या भय हो सकते हैं? भय ये हो सकता है, व्यवस्था ये हो सकती है कि हमें इस बात का डर है कि वो सत्ताधारी वर्ग के नेता हैं, अगर हम उनके खिलाफ जाएंगे तो वो हमें कुचल भी सकते हैं, क्योंकि वो उनमें कोई अंकुश नहीं लगा हुआ है, वो जो डिसीजन चाहे वो ले सकते हैं। तो ये सारे बहुत सारे भय है जो हम अगले क्वेश्चन में ही देखने वाले हैं, जिनके कारण जो हमारी जनता है वो डरी हुई है और वो डर कर ही बेमन से उनके गीत गाए जा रही है, ठीक है। अतः डरा हुआ बेमन ही सही उसकी प्रशंसा करता है, तो हम डरे हुए ही सही, लेकिन हम जो भारत के जो सत्ताधारी वर्ग के नेता है उनकी प्रशंसा करते हैं, ठीक है। तो यहाँ बेमन का क्या अर्थ है इसे हमने क्लियरली देख लिया, और इसके साथ ही साथ हमने इस लाइन को भी आपको अच्छे से एक्सप्लेन। अब 5 नंबर क्वेश्चन है, हर्षचंद्र अधिनायक के गुण क्यों गाता है, उसके डर के क्या कारण है। तो देखो इस चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि जो हर्षचंद्र है वो आम आदमी का प्रतीक है, और जो अधिनायक है, अधिनायक हमने किन्हें कहा है, हमने कहा है सत्ताधारी वर्ग के नेताओं को। तो जो आम जनता है वो नेताओं के गुण क्यों गाता है, उसके डर के क्या कारण है, यानी कि उनकी क्या क्या प्रमुख विशेषता है, अब हम इसे यहाँ पे कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो सत्ता शक्ति संपन्न होती है, यानी कि जो सत्ताधारी वर्ग के नेता होते हैं वो सर्वशक्ति संपन्न होते हैं। उनके पास शोषण, उत्पीड़न, अन्याय का विलक्षण हथियार होता है, जिसका प्रयोग वो जब चाहे तब कर सकते हैं, वो कहीं भी कभी भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। उनकी रोक किसी के पास भी नहीं है। और दूसरा रूप भी है उनकी असीमित शक्तियाँ। इसका मतलब ये हुआ कि जब सर्वशक्तिशाली, जब सत्ताधारी वर्ग के जो नेता हैं अगर उनकी किसी पर कृपा रही तो उसे वो बहुत ऊपर तक लेके भी जा सकते हैं, और अगर वो किसी पार्टिकुलर इंसान से कुपित हो गए तो उससे वो बहुत नीचे तक गिरा भी सकते हैं, उन्हें बिगाड़ भी सकते हैं। तो एक और भय भी है और दूसरी ओर लालच भी है। लालच का मतलब ये हुआ कि कुछ जनता लोग ऐसे होते हैं जो नेताओं की खुशामद करते हैं ताकि उन्हें उनसे कुछ प्राप्त हो सके। यही स्थिति व्यक्ति को ये प्रेरणा देता है कि वो अधिनायक के गुणगान करे। तो ये सारी ऐसी स्थितियाँ रहती है, ये सारी ऐसी व्यवस्था रहती है जो आम नागरिक को, जो आम जनता को प्रेरित करती है अधिनायक के गुणगान करने को। उसके डर का कारण भी स्पष्ट है कि सारी सत्ता पक्ष अगर कुपित हो गई तो वो उसका सर्वनाश कर देगी, तो वो उस जनता का सर्वनाश कर देगी। यही कारण है कि जो जनता होती है वो उनका गुणगान करती है। ये निश्चित है, आज ये सब हो भी रहा है, अतः डरना भी स्वाभाविक है। तो कवि ने यहाँ पे कहा है कि आज जो है वो ये सारी घटनाएं हो भी रही है, अतः इनका डर। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, बाजा बजाने का क्या अर्थ है। तो देखो ये तो मैंने आपको अच्छे से बता ही दिया था क्वेश्चन नंबर 4 में ही कि जो आम नागरिक है, जो आम जनता है, वो बेमन से ही सही, लेकिन जो अधिनायक है यानी कि जो सत्ताधारी वर्ग के नेता है उनका गुणगान करती है। जो सत्ताधारी है उनका गुणगान करना और उनकी हाँ में हाँ मिलाना ही बाजा बजाना कहलाता है, यानी कि उनके प्रति बिना किसी शर्त के अपना पूर्ण समर्पण दिखाना ही बाजा बजाना कहलाता है, ठीक है। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था और इसे हमने क्लियरली कवर भी कर लिया छोटे से क्वेश्चन में। तो अब हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 है, कौन कौन है वह जनगण मन अधिनायक वह महाबली, कवि यहाँ किसकी पहचान कराना चाहता है। तो देखो यहाँ पे कवि ये कहा है, इन्होंने कटाक्ष किया है, और कैसा कटाक्ष किया है, इन्होंने व्यंग्यात्मक कटाक्ष किया है। ये कहते हैं कौन कौन है वह जनगण मन अधिनायक वह महाबली। यहाँ कौन कौन व्यंग्यात्मक प्रयोग है, अर्थात यहाँ पे जो कौन कौन शब्द का इस्तेमाल किया गया है ये एक व्यंग्यात्मक प्रयोग है, और इसका असल में अर्थ है कि यहाँ पे कौन नहीं है। आज की व्यवस्था सत्ता पक्ष इतना भ्रष्ट हो चुका है कि यहाँ पे ढूंढने से भी एक भी पूरा आदमी नहीं मिल सकता। जो है सब महाबली हैं, किसी पर कोई अंकुश नहीं है, सब व्यवस्था भंग कर चुके हैं। और यहाँ पर ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है जो समूचा है, यहाँ पे समूचा व्यक्ति कोई मिल नहीं सकता। अर्थात यहाँ कौन नहीं है, महाबली आज का जनगण मन अधिनायक है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हमने क्लियरली देख लिया, अच्छे से इसके मीनिंग को अंडरस्टैंड कर लिया।
अब हम देखने वाले हैं इस चैप्टर के लास्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। और ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है व्याख्या करने का, यानी कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 4 मार्क्स का पूछा जाता है। और ये क्वेश्चन जो है, इसका फॉर्मेट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि सबसे पहले आप ये बताओगे कि ये जो लाइन है, ये लाइन किस चैप्टर से लिया गया है। फिर आप ये बताओगे कि इस चैप्टर के रचयिता कौन है। फिर आप ये बताओगे कि ये जो लाइन है, इसके माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, तो देखो ये लाइन है कि पूरब पश्चिम से आते हैं नंगे बूझे नर कंकाल, सिंहासन पर बैठा उनके तंग में कौन लगाता है। तो सबसे पहले आप ये बताओगे कि ये जो लाइन है, ये किस चैप्टर से लिया गया है और इसके रचयिता कौन है। तो देखो, प्रस्तुत पंक्तियाँ रघुवीर सहाय की कविता अधिनायक से लिया गया है। और फिर आप ये बताओगे कि इस लाइन का क्या अर्थ हुआ। इस लाइन का ये अर्थ हुआ कि कवि जो है वो लोकतांत्रिक व्यवस्था पर चोट करते हुए ये कहते हैं कि यहाँ चारों ओर भूखों की चित्कार सुनाई पड़ रही है, वे नंगे हैं, वस्त्रहीन है, यानी कि उनके पास कपड़े नहीं है पहनने के लिए। तो दूसरी ओर वे अधिनायक है। तो एक और तो आम जनता है जो चारों ओर भूखों की चित्कार सुनाई पड़ रही है, जो नंगे हैं, जो वस्त्रहीन है। तो दूसरी ओर वो अधिनायक है, दूसरी ओर वो सत्ताधारी वर्ग के नेतागण हैं जो सत्ता पर कुंडली मारे पसरे हुए हैं और उनका रस पीकर मोटे तोंदों वाले होते जा रहे हैं। तो जो आम जनता के रस को पीकर, यानी कि उनके खून को चूस कर मोटो तोंदे वाले होते जा रहे हैं। इतना वैभव उनमें समाया हुआ है कि वो घर में नहीं समा पा रहा है, यानी कि वो इतने पैसे वाले, यानी कि उन्होंने इतनी कमाई कर चुकी है, इतनी करप्शन से उन्होंने इतनी भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे दिया है कि वो उनके घर में नहीं समा पा रहा है। लेकिन फिर भी वे शोषक हैं, लेकिन फिर भी वो अभी वो शोषण कर रहे हैं और पता नहीं कितना चूसेंगे और पता नहीं कितना वो आम जनता के खून को चूसने वाले हैं। वह जो सिंहासन पर बैठा है वही गरीब जनता को तमगे बांट रहा है। ठीक है, तो अब हमने इस चैप्टर के कंप्लीट क्वेश्चंस को कवर कर लिया। इस चैप्टर के हमने सारांश को कवर कर लिया, इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर कर लिया और साथ ही साथ इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन में हमने 2 मार्क्स के क्वेश्चंस और साथ ही साथ 4 मार्क्स के क्वेश्चंस को भी कवर कर लिया। तो अब हमारा ये चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। तो मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। इसके अलावा आप ये नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना कि आपको अकाउंटेंसी या बिजनेस स्टडी के या इंटरप्रेन्योरशिप के चैप्टर वाइज रिवीजन नोट्स चाहिए, या फिर मैं तो सोच रहा हूँ कि इंटरप्रेन्योरशिप के मैं 10 वीडियोज़ लेकर आऊँ और वहाँ पे मैं इसके आपको प्रैक्टिस करवा दूँ। मतलब जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट और लॉन्ग, ये जो तीनों क्वेश्चन है, इन तीनों क्वेश्चंस को हम एक वीडियो में कवर करेंगे। और इस तरह से मैं एंटरप्रेन्योरशिप के टोटल 10 वीडियोज़ को अपलोड करूँगा। तो मैं कोशिश करूँगा, लेकिन आप लोग कमेंट करना अगर मुझे लगेगा कि अच्छे बच्चे यहाँ पे आए हुए हैं, तो मैं कोशिश करूँगा उन वीडियोज़ को अपलोड करने का। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पिस्ता।